Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the next video. And okay, now the next topic which we guys have over here is known as variation. I have already written the topic over here. We are going to start with this. Now, firstly, what does variation actually means? बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझना है वेरिएशन कहते क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं कि बेटा वेरिएशन कहते हैं जब हमारे पास कुछ चेंजेस हो, राइट। इस पूरे चैप्टर में हमने जो चीज़ समझनी है और हमने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि वेरिएशन मीन्स कि अगर मैं एक क्वांटिटी में चेंज लेके आऊँ, वेदर इट इज, let me say that, whether it is along the x-axis, तो what effect it is going to make on the y-axis। मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो अगर एक क्वांटिटी में हम चेंज लेके आए तो उस क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होगा, दैट इज व्हाट वेरिएशन एक्चुअली मीन्स, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, ये चीज भी पॉसिबल है। क्या अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो उससे क्या दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इफेक्ट इट इज गोइंग टू मेक व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज वन थिंग, तो उसका दूसरे पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं जिसको हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है। तो लेट मी बाइसेक्ट माय पेज ओवर हियर। हम यहाँ पे अपने पेज को बाइसेक्ट कर लेते हैं और हम दो पोर्शंस में इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, राइट। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेट मी अंडरलाइन दिस। फर्स्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे कहते हैं बेटा? देखिए बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए सिंपल वर्ड याद रखें या सिंपल इसको इस तरीके से समझें कि अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, उसको इंक्रीज करने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं दैट बोथ दी क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 रुपीज है और उसके अंदर लेट्स से 10 पेंसिल्स आती हैं और मैं लेट्स से अपने मनी को इंक्रीज कर दूं, लेट्स से मेरे पास अब 100 रुपीज है तो ऑब्वियसली बात है अब मुझे 100 पेंसिल्स मिलेंगी। तो मैं ये कह सकता हूं मनी एंड द अमाउंट ऑफ पेंसिल्स आई गॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, क्योंकि उसमें हुआ क्या, पैसे इंक्रीज करने से मेरे पास जो अमाउंट ऑफ पेंसिल्स आ रही हैं वो भी इंक्रीज हो रही है, राइट। ऑन दी अदर हैंड इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, इसका ऑपोजिट बेटा हमारे पास कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल को बेटा इस तरीके से समझें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज ऑपोजिट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करूं, उसको इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से मेरे पास 5 लेबर्स है, राइट, और एक वॉल मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट। फॉर एग्जांपल वो 5 लेबर्स पूरा एक दिन लगाते हैं उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में, राइट। वो ब्रिक बाय ब्रिक लगेंगे और पूरा एक दिन लगाएंगे उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में। लेट्स से अगर मैं 5 की जगह नेक्स्ट डे आता हूं और मैं 10 लेबर्स वहां पे इंट्रोड्यूस करा देता हूं और मैं कहता हूं आपने सेम वॉल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो होगा क्या, अब क्योंकि नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ गए हैं तो उनको टाइम कम लगेगा। पहले 5 लेबर थे तो वो एक दिन में वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अब मैंने 10 लेबर कर दिया, मैंने डबल कर दिया, तो अब क्या होगा, वो आधे दिन के अंदर उस वॉल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, राइट। कीपिंग इन माइंड कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी सबकी बराबर है, राइट। तो उससे होगा क्या कि मैंने जब नंबर ऑफ लेबर्स को इंक्रीज किया तो मेरा जो टाइम था, काम करने की जो टाइम था वो डिक्रीज हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं दीज टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, मींस एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो दूसरी क्वांटिटी मेरे पास ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई, राइट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम इसके अंदर सिंपल सी बात ये कहेंगे कि अगर मेरे पास एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से
दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको कहेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। अगर हम कहते हैं कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसको कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। नाउ कीप इन माइंड वन थिंग, इसका जो क्वेश्चन आता है ना बेटा वो बहुत ही सिंपल होता है और उसमें वो क्वेश्चन में आपको बता देता है दैट दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहली चीज तो ये समझते हैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जज तो वो एक अलग आपके पास क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आते हैं उसके अंदर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं, तो आपको सिर्फ इन दो टर्म्स के मतलब पता होना चाहिए, राइट। अब इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड अगर आप देखो तो दोनों में कॉमन आ रहा है एंड दैट इज द प्रोपोर्शनल। यहाँ पे भी लिखा मैंने, यहाँ पे भी लिखा मैंने, राइट, दोनों जगह पे। अब प्रोपोर्शनल का एक साइन होता है, देखिए आप जब इक्वल्स टू का साइन डालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड और इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल, वो बराबर। अब हम यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन यूज करते हैं। अब प्रोपोर्शनल का साइन बेटा किस तरह का होता है, प्रोपोर्शनल का जो हमारे पास साइन होता है ना वो इस तरह का होता है, ये वाला साइन होता है प्रोपोर्शनल का, ठीक होगी बात। अब हमारा टास्क बेटा ये होता है, पहले तो हम देखते हैं कि क्वांटिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमें स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। उसके बाद हमारा टास्क ये होता है कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट करना होता है, जहां पे भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मिलेगा उसको हमने इक्वालिटी के साइन में चेंज करना होता है, राइट। तो पहले तो सबसे पहले लिखते हैं, मैं सिंपल एक एक्स और वाई की एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स को कैसे लिखा जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी सिंपली रिटन लाइक दिस, ठीक हो गया बात। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर होगा तो आपने इसको क्या करना है 1 ओवर x लिखना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो खाली x के, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिसमें वो कहते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, तो हम क्या करेंगे y ये वाला साइन डालेंगे और x का स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरीके से अगर वो इनवर्सली कह देता है तो फिर हम यही वाला साइन डालेंगे 1 ओवर x का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक होगी बात, ओके। Now the next point is कि हमने नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमने लिखना सीख लिया, इसी के नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में चेंज करते हैं। अब बेटा यहाँ पे अपने पास एक नोट बना लें, whenever the proportionality sign is being changes or it is being converted into the equality sign, you have to multiply with a constant, right। हमारे पास जब भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, when proportionality sign changes to equality, multiply by constant, और यहां पे हम उस कांस्टेंट को k से डिनोट करेंगे। अब हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसके लिए हम जब क्वेश्चंस पे जाएंगे वो हम देख लेंगे कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू k ऑफ x, और इधर क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। क्लियर होगी बात, सिंपल रूल है, जैसे हमें उसने यहाँ पे कहा वैसे ही हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगर वो कहेगा इनवर्सली तो हम इस तरह से लिख देंगे, 1 ओवर कर देंगे, अगर वो कहेगा डायरेक्टली तो फिर हम स्ट्रेट अवे कर देंगे। इसी तरीके से अगर वो कहता है y इज, यहाँ पे मैं एक नोट बना के लिखता हूँ, अगर वो क्वेश्चन में कह दे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा बेटा, उस केस में हमारे पास होगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे। पहले हमारे पास सिंपल x था, अब हमें उसने x स्क्वायर का, इसको भी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है, तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा k और x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मेरे पास इसकी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। एग्री करते हैं सारे, ओके। इसी तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर वो क्वेश्चन में लिख दे, तो हमारे पास अगर वो कहे y इज इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू लेट्स से स्क्वायर रूट कह देते हैं हम ऑफ एक्स। तो इस केस में स्क्वायर रूट बेटा किसको कहते हैं? अंडर रूट को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास? सॉरी नॉट 1, ये हमारे पास बन जाएगा y इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x, जिसको अगर मैं फर्दर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करूं तो इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x आ जाएगा। क्लियर होगी बात? सो द पॉइंट इज कि जहां दीज आर द टू मेजर कॉन्सेप्ट जो कि इस पूरे चैप्टर में हमने यूज करना है, राइट बेटा? अब आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में उतना मेंशन करके वो बताएगा कि वेदर इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इट इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली होगा तो हमने स्ट्रेट अवे लिख देना, इनवर्सली होगा तो हमने 1 ओवर कर देना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक होगी बात? आए जी क्वेश्चंस पे चलते हैं। I have arranged some couple of questions over here for you guys। तो मैं इस वर्कशीट को जो है वो PDF लिंक में रख दूंगा। आप लोगों से बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग इट प्लीज इस PDF को डाउनलोड कर लिया करें अपने पास, ताकि जब आप इसको मेरे साथ सॉल्व करें और कोशिश करें इसका प्रिंट आउट अगर आप लोग ले लें तो दैट विल बी अ वेरी बेस्ट थिंग। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, राइट? आइए जी इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। First of all, let's read out the question and then we are going to try to solve it. कहता है it is given that y is directly proportional to square of x। देखिए बेटा मैंने शुरू में एक बात बोली, वो क्वेश्चन में बता देगा कि भाई डायरेक्टली है या इनवर्सली है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसने बता दिया डायरेक्टली है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? y is directly proportional to x और यहाँ पे क्योंकि उसने लिखा है स्क्वायर तो ये ले जी मैंने x के ऊपर स्क्वायर भी डाल दिया। सिंपल होगी बात? ओके जी। फिर वो कहता है एंड दैट y इज इक्वल टू 1, y is equal to 1 and x is equal to 1 over 2, find the formula for y in terms of x। उसने कहा है y in terms of x का फॉर्मूला लिख के दो। अच्छा इसमें परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने y in terms of x का फॉर्मूला लिख के उसको देना है। अब एक चीज याद रखिएगा, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? y in terms of x का मतलब बेटा ये होता है कि आपका जो फॉर्मूला होना चाहिए उसमें y is equal to आगे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में x होना चाहिए। आपके पास 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, x over 5 हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, ये सारी चीजें अलाउड है, लेकिन x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं हो सकता। जैसे कि आपके पास फॉर्मूला ये नहीं हो सकता y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल kx, ये नहीं हो सकता, राइट? वेरिएबल आपके पास सिर्फ और सिर्फ x का होना चाहिए। सिंपल इतनी चीज याद रखनी है जब भी वो कहे इन टर्म्स ऑफ x, राइट? आए जी, तो सबसे पहले हम इस साइन प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू k x स्क्वायर, क्योंकि उसने डायरेक्टली लिखा था इसलिए मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया। अब जब मुझे फॉर्मूला लिखना है, अभी मैंने आपको एक बात बताई है, फॉर्मूले के लिए हमारे पास फॉर्मूले में वेरिएबल सिर्फ x आना चाहिए। तो मेरे पास ये जो k लिखा हुआ है ना, ये मेरे पास प्रॉब्लमेटिक चीज है, मुझे इस k को खत्म करना है। इसके लिए बेटा क्वेश्चन में ये जो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 over 2 दिया हुआ है, ये इसके लिए दिया हुआ है ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सके। अब हम इनको यूज करेंगे, आए करते हैं। y इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? 1 है, और x इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? दैट इज गोइंग टू बी 1/2। लेट्स यूज दिस वैल्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 1 over 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। फर्दर अगर मैं चलता हूँ लेके तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी 1 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 over 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 over 4। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाती है? दैट इज गोइंग टू बी सिंपली इक्वल टू। अब ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि उसने मुझसे फॉर्मूला पूछा था, राइट? तो फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इन ऑर्डर टू राइट द फॉर्मूला मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ये जो मेरे पास k की वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू k की जगह पे प्लेस कर देते हैं 4x स्क्वायर। ये मेरे पास a पार्ट का फॉर्मूला बन जाएगा जो कि उसने आंसर में मेरे से मांगा। क्लियर हो गई बात? ओके जी, तो यहाँ पे लिख देते हैं। पहला मेरे पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। दिस इज अ सिंपल आंसर फॉर दिस वन। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? ओके, बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट मुझे क्या कहता है? बी पार्ट की अगर हम बेटा बात करें तो उसने हमें कहा है कि द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 9। अब उसने कहा है भाई वैल्यू ऑफ x बताओ
कि y की वैल्यू जब आपके पास 9 है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब बेटा हमारे पास ये जो ए पार्ट में फॉर्मूला निकला है ना, इसको ही हमने यूज करना है, और ये फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू 4x²। ये मेरे पास एक सिंपल सा मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, राइट जी। इस फॉर्मूले को आए जी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, y की वैल्यू इसने बताई हुई है 9 इज इक्वल टू 4x², ठीक होगी बात। अब अगर मुझे x निकालना है तो क्या बनेगा, x² इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4। एग्रीड हो गया। अच्छा जी, अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी √9 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9 का अंडर रूट अगर स्क्वायर रूट आप लें तो वो कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 4 का कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2। एग्री। नाउ अगर आप बेटा यहाँ पे आंसर स्पेस देखो तो x इज इक्वल टू, एक उसने कहा है आंसर यहाँ पे लिखो, फिर एक थोड़ी सी स्पेस है और फिर यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमें x की दो वैल्यूज देखनी है। अब वो दो वैल्यूज कैसे आएंगी, तो बेटा आप लोगों की ना यहाँ पे एक गलती होती है। वो गलती क्या होती है, इसको जरा याद रखें। कीप इन माइंड वन थिंग, जब भी हम किसी वैल्यू का अंडर रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा बेटा याद रखें हमारे पास वो दो आंसर्स होते हैं। अगर आप एक लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3/2 लिखा है, ये आप लोग बेसिकली ये लिखते हैं तो ये गलत है। उसकी रीजन ये है कि ये सिर्फ एक आंसर बनता है। एक्चुअल में हमारे पास दो आंसर है। वो कौन कौन से हैं, कीप इन माइंड वन थिंग, जब भी हम किसी वैल्यू का अंडर रूट या स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक्चुअली में दो आंसर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो एक आपके पास +3/2 होता है और एक आपके पास -3/2 होता है। तो यहाँ पे उसने जो दो स्पेसेस दी है, इसमें हम एक जगह पे लिखेंगे +3/2 और दूसरी जगह पे मैं लिखूंगा -3/2। तो ये दोनों मेरे आंसर्स बन गए। Is that clear? तो एक की पॉइंट अपने पास बना लें, whenever we take an under root or a square root, we get two values. One is with the positive and the other one is with the negative. Everybody clear on this? Okay. I hope this question is clear to everyone. आइए जी आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। In this question, let's read this question together. क्या कहा है उसने हमें, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कहते हैं इट इज गिवन दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ x। पिछला भी हमने क्वेश्चन किया, उसमें भी स्क्वायर था, ठीक है। अब उसने कहा है एंड दैट y इज इक्वल टू 48 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। ये कंडीशंस उसने क्यों दी हुई है, हमेशा हर क्वेश्चन में वो देगा, ये इसलिए ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है जी। आए जी चलते हैं। सबसे पहले वही बात है, कहता है फॉर्मूला बताओ y का इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए क्या आएगा, 1/x का स्क्वायर। एग्रीड हो गया, ओके। अब हमने क्या करना होता है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, so this is going to be k/x का स्क्वायर। ओके हो गया। अभी ये फॉर्मूला नहीं आया क्योंकि हमें k को एलिमिनेट करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमें इन टर्म्स ऑफ x देना है। x का मतलब, इन टर्म्स ऑफ x का मतलब खाली x वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है जी। आए करते हैं। अब ये इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे। y इज इक्वल टू 48 है और दूसरा x इज इक्वल टू कितना है आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 1/2। आए सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर आ गया था। तो यहाँ पे हम जरा प्लेस करते हैं, तो मेरे पास कितना बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 48 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 1/2 होल स्क्वायर। लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर, दिस इज गोइंग टू बी 48 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर किसी को नहीं पता तो फ्रैक्शन का स्क्वायर के लिए न्यूमरेटर का भी स्क्वायर लेते हैं, डिनोमिनेटर का। तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 2 का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 4। आज ही सॉल्व करते हैं। अब इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ k, मेरे पास क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो अब अगर हम कैंसिल करें 2 से तो यहाँ पे कितना बनेगा 24, दोबारा 2 से करते हैं तो हमारे पास 12 आ गया। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 12। एग्रीड हो गया, ओके जी। तो अब हम अपनी यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं या फॉर्मूला बना लेते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 12 divided by x square. This is basically the answer or the formula which you have to generate. Agreed हो गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ओके। आगे चलें। नेक्स्ट वो क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y is equals to 3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है
जब y की वैल्यू हमारे पास 3 है, आई कर देते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। क्लियर होगी? x की y की वैल्यू उसने दी हुई है 3, तो आए जरा इधर प्लेस कर देते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। एग्रीड? ओके, नाउ लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास x स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा और ये जो 3 है इसको हम इधर ले आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 के नीचे 1 है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस स्क्वायर को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें अंडर रूट लेना है, तो दैट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 व्हिच इवेंचुअली बिकम्स 2 with a plus and a minus। अभी हमने एक बात सीखी है, जब भी अंडर रूट लिया जाएगा तो प्लस और माइनस दोनों, अंडर रूट हमेशा दो आंसर देता है, एक प्लस और एक माइनस में। तो एक मेरे पास आंसर बन जाएगा +2, दूसरा मेरे पास बन जाएगा -2। सिंपल सोल्यूशन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? जिसको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है प्लीज वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और थोड़ी सी दोबारा रिवाइंड करके देखें ताकि आपको आगे क्वेश्चंस में मसला ना हो। Let's move towards the few difficult questions. Now come a different type of a question. देखिए बेटा, इसका जो क्वेश्चन आता है ना वो ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, राइट? इसमें सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। येट वी गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर, ये ग्राफ के ये टेबल बनाया हुआ थोड़ा सा एक आता है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट द एग्जामिनर कैन डू विद इट। लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा मसले वाली बात नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है, कहता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इनवर्सली है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, द टेबल शोज सम वैल्यूज ऑफ x एंड y। अच्छा, इस टेबल को जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, गौर से देखते हैं। जब x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 20 है। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू p है। मुझे नहीं पता p की वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है, जब x की वैल्यू q है, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ q, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 है। फिर जब x की वैल्यू n है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है, m है। ये सारे वेरिएबल्स में वो प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज यहाँ पे नोट करें, हम यहाँ पे हाईलाइट करते चलते हैं, ये वाला जो कॉलम है इसमें हमारे पास कंप्लीट वैल्यूज गिवन है, ठीक है। इस कॉलम को जरा हम अपना हाईलाइट पे रखेंगे क्योंकि इसको हमने यूज करना होगा। सबसे पहले उसने हमें कहा है y की, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा, p की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो पहले a पार्ट को उसने हमसे एक फॉर्मूला बनवा लिया था, उस फॉर्मूले को हमने यूज किया था। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मूला सबसे पहले बनाते हैं, बेशक वो क्वेश्चन में कहे ना कहे, हमने फॉर्मूला पहले बना लेना है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला होगा दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि एक जो ग्राफ बनता है ना, जैसे ये टेबल बना हुआ है, ये एक ही फॉर्मूले से बना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला पहले जनरेट कर लेंगे, उसके बाद वो आपके पास थ्रू आउट द सीरीज सेम रहेगा, ठीक है। आइए जल्दी से फॉर्मूला बनाते हैं। अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसने हमें शुरू में बताया दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x व्हिच मींस 1/x। कुछ नहीं है, सिंपल है, x है, ना x स्क्वायर है, ना अंडर रूट है, कुछ भी नहीं है, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो y इज इक्वल टू k ओवर x आ जाएगा। एग्री करते हैं? कोई मसले मसाइल यहाँ तक? ओके जी, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दीज इनिशियल कंडीशंस, जिसमें x इज इक्वल टू मेरे पास 3 है और y इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, दैट इज 20। इन कंडीशंस को मैं यूज करूंगा इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ताकि मुझे जेनेरिक फॉर्मूला मिल जाए। आए करते हैं, क्या बनेगा, आपके पास y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k विल बी इक्वल टू 60। तो मुझे पता यहां से ये चला कि मेरा जो फॉर्मूला बनता है दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय x। दिस इज द जेनेरिक फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू यूज थ्रू आउट दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट बहुत आसान हो गया। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर आप यहां पे देखें तो y की वैल्यू p है और x की वैल्यू इस पॉइंट पे मुझे पता है वो कितनी है, 4। आए उसको यूज करते हैं। उसको अगर मुझे यूज करना है तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी, y की जगह पे मैं लिख देता हूं p इज इक्वल टू 60
डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से मेरे पास सॉरी दिस इज गोइंग टू बी p विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर हम देखें तो वो कितना बनता है, दैट इज गोइंग टू बी 15। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, एग्रीड हो गया, कोई मसले मसाइल यहाँ तक, ओके। नाउ फिर नेक्स्ट उसमें अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में उससे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ q। सेम यही वाला फॉर्मूला लेंगे हम, राइट। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय x। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ब्लू से जिसको मैंने हाईलाइट किया उसमें x की वैल्यू आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू q है और y इज इक्वल टू मेरे पास 5। एग्रीड। अब आए जरा प्लेस कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 5 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय q। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 60 डिवाइडेड बाय 5। तो 60 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप लोग देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 12। तो q की वैल्यू मेरे पास 12 है। इज दैट क्लियर विद एवरीवन, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, ओके। फिर वो क्या कहता है, कहता है एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ n। अभी हमने इन टर्म्स की बात सीखी थी बेटा, इन टर्म्स का मतलब कुछ भी नहीं होता है। इन टर्म्स का मतलब अक्सर बच्चे जो होते हैं ना इन टर्म्स के वर्ड से बड़ा परेशान होते हैं कि जी इन टर्म्स ऑफ दिस उससे आंसर मांगा हुआ था। इन टर्म्स से पहली बात तो परेशान नहीं होना। इन टर्म्स का बेटा मतलब ये होता है कि भाई आपको उस वेरिएबल की फॉर्म में आंसर देना है, राइट। हाँ उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ हुआ हो सकता है, या वो डिवाइड हो रहा हो या ऐड हो रहा हो। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं इन टर्म्स ऑफ x, तो x प्लस 2 भी आंसर बन सकता है, ठीक है। x माइनस 5 भी आंसर बन सकता है, 2x भी आंसर बन सकता है, x डिवाइडेड बाय 3 भी बन सकता है, लेकिन x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं हो सकता। इतना सिर्फ याद रखना है, ठीक हो गई बात। अच्छा तो अब उसने कहा है m इन टर्म्स ऑफ n। तो सबसे पहले तो मैं अपना जेनेरिक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय x। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब अगर हम हाइलाइटेड पे चलें तो x की वैल्यू n है टेबल में और y की वैल्यू आपके पास कितनी है, m। सिंपल हमने क्या करना है, x की जगह पे n को प्लेस कर देना है क्योंकि x की वैल्यू n है, मुझे नहीं पता n की वैल्यू क्या है, और y की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज m। आए प्लेस करते हैं, क्या होगा यहाँ पे y की जगह पे मैंने लिख दिया m इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय x की जगह पे कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी m। अब इसको और कुछ भी नहीं सॉल्व करना, यही मेरा आंसर है एंड दैट इज m इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय n। क्योंकि उससे कहा था कि इन टर्म्स ऑफ n हमें आंसर दो, तो मैंने इन टर्म्स ऑफ n अपना आंसर कंक्लूड आउट कर दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, ओके। आगे चले जी, आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन नाउ यू आर आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि यहाँ पे आप वीडियो को जरा पॉज करें और अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ, राइट। Just everybody try take 2 minutes and try to solve this question. Let me have my water. ओके जी, नाउ दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो कि उसने यहाँ पे हमें पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। ओके एवरीबॉडी, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर। लेट्स रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्या कहते हैं, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ मिरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स विड्थ, राइट। अंडरलाइन कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मिरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट। अच्छा पिछले क्वेश्चन ना बड़े आसान थे, एक्स और वाई की फॉर्म में सारा कुछ चल रहा था, अब थोड़ा सा डिफरेंट आया। अगर आप लोगों को मेरी साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली वीडियो याद हो तो मैंने उसमें एक बात बोली थी कि बेटा जब कोई और चीज इंट्रोड्यूस होती है ना तो उसके जो इनिशियल लेटर्स होते हैं आप उसी को ले लिया करो वेरिएबल्स के तौर पे, तो आसान हो जाता है। अक्सर बच्चे एक्स और वाई ना फिर आंसर गड़बड़ करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे सी ले लेता हूँ कॉस्ट के लिए, सॉरी लेट मी टेक सी फॉर द कॉस्ट एंड विड्थ का डब्ल्यू ले लेंगे हम, राइट। अब उससे क्या कहा है, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ इट, राइट। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू का स्क्वायर। एग्रीड हो गया। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी सी इज इक्वल टू के डब्ल्यू का स्क्वायर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। कहता है द मिरर ऑफ विड्थ, लेट मी हाईलाइट इट, द मिरर ऑफ विड्थ 40 सेंटीमीटर कॉस्ट $24। 40 सेंटीमीटर की विड्थ वाला जो मिरर है उसकी कॉस्ट $24 है। कहता है वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ मिरर ऑफ विड्थ 60 सेंटीमीटर। अक्सर बच्चे ना इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, वो रेशियो मेथड से कर रहे होते हैं। बेटा रेशियो मेथड से अगर आप लोग ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले का आंसर भी गलत ही आएगा, क्योंकि आप स्क्वायर तो उस केस में भी नहीं ले रहे होंगे, राइट। सेकेंडली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो वैसे ही आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका प्रॉपर तरीके से हमें वर्किंग शो भी करनी होती है। तो आइए जी इसकी वर्किंग पे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने हमें क्या कहा है, कॉस्ट उसने दी हुई है $24, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 24 लिख देता हूँ इज इक्वल टू के, विड्थ कितनी है, दैट इज 40 का स्क्वायर। तो हमारा पहला टास्क क्या होता है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। आइए जरा जल्दी से करते हैं। अब इसको अगर मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो दिस इज गोइंग टू बी 24 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 1600। अब यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी है, दैट इज गोइंग टू बी 24 डिवाइडेड बाय 1600 इज इक्वल टू, थोड़ी सी कैंसिलिंग हमारी हो सकती है, तो वो आपके पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 200। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी, फॉर्मूले के अंदर अगर मैं प्लेस करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। एग्रीड करते हैं, ओके। नाउ उसने कहा है कॉस्ट बताओ उस मिरर की जिसकी विड्थ आपके पास 60 सेंटीमीटर की है। तो अब हमारे पास कोई मसला ही नहीं है, कॉस्ट का फॉर्मूला तो बना हुआ है, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू कितना आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 60 का स्क्वायर। Is this point clear to everyone? Okay, let's solve this together. So this is going to be 3 divided by 200 मल्टीप्लाई बाय 60 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 3600। तो ये दो जीरोस और ये दो जीरोस कैंसिल हो गए, 2 इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 54 एंड दिस इज द अमाउंट $54 जो कि आपको पे करनी है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा सोल्यूशन किया हमने। इज दैट क्लियर? ओके जी, आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, I would suggest you guys, everybody take 2 minutes and try to solve this question, and next उसके बाद फिर मैं solve करता हूँ जल्दी से। Okay, everybody. So let's solve this question. क्या कहता है? कहता है y is varies inversely as a square of x। y जो है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं लिखा उसने, तो इससे परेशान नहीं हो रहा है। इनवर्सली लिखे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखे, बात एक ही होती है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, आइए जी जरा प्लेस करते हैं, अपना फॉर्मूला यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी y इज इनवर्सली, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। सिंपल है, ओके। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में भी चेंज कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर बन गया। एग्रीड हो गया? ओके जी, लेट्स सॉल्व दिस। फिर उसने कहा है व्हेन x इज इक्वल टू 2 and y is equals to 9, the value of y when find the value of y when x is equals to 3। तो सबसे पहले तो हमें k चाहिए ताकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। आइए जी सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 9 is equals to k divided by 2 का square। So this is going to be 9 is equals to k divided by 2 का square, that is 4। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, that will be equals to 36। Agreed? अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, this is going to be my y is equals to 36 divided by x का square। Now this is the generic formula,
राइट, इसको हमने यूज करना है। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 36 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 4। दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। सिंपल है, ओके जी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा हुआ उसने, कहता है व्हेन x इज इक्वल टू n एंड y इज इक्वल टू p राइट डाउन एन एक्सप्रेशन। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है इसको अंडरलाइन कर लें। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, हमें एक इक्वेशन बना के देनी है फॉर y इन टर्म्स ऑफ p व्हेन x इज इक्वल टू 2n। नाउ दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, राइट। आइए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या। नो डाउट ये 1 मार्क का है, लेकिन थोड़ी सी हमें इसके अंदर वर्किंग करनी पड़ेगी। बेटा देखें, एक चीज याद रखें, यहां पे इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। पिछले क्वेश्चन में उसने इनिशियल कंडीशंस जो दी थी वो ये थी, जो पिछला पार्ट था हमारा ए पार्ट था, उसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9। तो हमने जो k की वैल्यू फाइंड की थी वो उसके करस्पॉन्डिंग की हुई थी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने इसी जेनेरिक फॉर्मूले को यूज करना है। ये जो k की हमने वैल्यू निकाली हुई है, ये हमारे पास 36 तो निकली हुई है, ठीक है। हमने फॉर्मूला इसी को यूज करना है, लेकिन यहां पे हमारे पास डिफरेंस ये है कि एक्सप्रेशन निकाल के आना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं जेनेरिक फॉर्मूला लिख दूंगा। यहाँ पे क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी x का स्क्वायर होगा। एग्रीड हो गया। अच्छा जी, सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ y की जगह पे मेरे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको, किसी को कोई मसले मसाइल? अच्छा, अब उसने कहा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर y के लिए एक्सप्रेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ p। इन टर्म्स हमने इन टर्म्स पे डिस्कशन किया कि इन टर्म्स का मतलब होता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की फॉर्म में आपको आंसर देना है। व्हेन x इज इक्वल टू 2n, जब x की वैल्यू आपके पास क्या है, 2n है। क्लियर है जी। अच्छा, वो और से देखेगा इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास हुआ क्या है, यहाँ पे जरा मैं n स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो वो मेरे पास कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 36 डिवाइडेड बाय p, ठीक है। क्योंकि उसने इन टर्म्स ऑफ p आंसर का है, तो इसलिए मैंने n स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया। वो और से देखिएगा अब हम क्या करेंगे, दोबारा से y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना था, x का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ओके। अब उससे हमें जो कहा है हम उसको यहां पे सॉल्व करते हैं और दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय x की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2n होल स्क्वायर। एग्रीड हो गया? कोई मसले मसाइल यहां तक? सिंपल मैंने प्लेस किया। अब क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4n का स्क्वायर आ गया। एग्रीड हो गया? कोई मसले मसाइल यहां तक? अच्छा जी, सॉल्व करते हैं फर्दर। ये 36 और ये 4 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 9। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन गया, 9 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। एग्री करते हैं? कोई कंफ्यूजन? अब ये मेरा आंसर नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि भाई y की वैल्यू निकालो, लेकिन वो y की वैल्यू जो होनी चाहिए, लेट मी हाईलाइट एंड रिकॉल इट, उसने कहा है y इन टर्म्स ऑफ p दो। हमारा y तो निकल आया है, लेकिन मेरा जो y आया है वो इन टर्म्स ऑफ n आया है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, लुक इट ओवर हियर वेरी केयरफुली। मेरे पास ये जो n स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आया, आई एम गोइंग टू यूज दिस टू कन्वर्ट माई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p। ये जो मेरे पास नीचे n स्क्वायर पड़ा हुआ है, इसकी जगह पे मैं ये वाली इक्वेशन को प्लेस कर दूंगा। आई करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय, इस n स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 36 डिवाइडेड बाय p। एग्रीड हो गया? कोई मसले मसाइल यहाँ तक? आए जी, अब मेरे लिए बहुत सिंपल है। दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, दिस इज 36 मल्टीप्लाई बाय p। ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी p डिवाइडेड बाय 4।
Is that clear? So final answer मेरे पास क्या बन जाएगा? The final answer I have over here is p divided by 4, which is y is equals to p divided by 4. Is this point clear to everyone? कोई confusion नहीं आता है? This was the most difficult question जो कि आपको एग्जाम में इसका आ सकता है. I hope this video is clear to everyone, and it's quite hot over here. So this is how we are going to solve these type of questions. I tried to solve the most difficult one with you guys. I will be sharing the worksheet in the link below. Try to solve the worksheet. If you guys have any problem, do reach out to me. Thank you so much. It was lovely having a session with you guys.